हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियो, सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियर चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि नीट के एग्जाम में पूछे गए। वैसे तो न्यूक्लियर का चैप्टर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, मतलब इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते थे वो पूछे जाते थे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। बट अभी नीट के सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी को हटा दिया गया है, तो इसलिए क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी कम हो गए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे या तो वो बाइंडिंग एनर्जी से रहेंगे या फिर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जैसे कि रेडियस या फिर कुछ इस तरह के मास एनर्जी, मास नंबर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपसे पूछा गया है नीट के 2022 के एग्जाम में, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei having mass 125 and 64. The ratio of the radius of the two daughter nuclei रेस्पेक्टिवली इज। तो हम क्या जानते हैं, रेडियस की फॉर्मूला क्या होती है? R इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए टू दी ए, यानी कि मास नंबर टू दी पावर 1/3। तो रेडियस मास नंबर के 1/3 के पावर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई थी 189 की, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हुए, एक 125 की है, एक 64 की है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इस न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास, इस न्यूक्लियाई का मास, राइट। तो इस तरह से तो हम यहाँ पे मास नंबर 125 और 64 को रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल तो नहीं, मतलब किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, R1/R2 इक्वल्स टू A1 टू दी पावर 1/3 बाई A2 टू दी पावर 1/3। सो R1/R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? A1 यानी कि 125 टू दी पावर 1/3 बाई 64 टू दी पावर 1/3। इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 की अगर मैं क्यूब करूं तो वो 125 आती है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। वैसे ही अगर मैं 4 की क्यूब करूं तो ये कितना आएगा? 64 आएगा। 4 4 16, 16 इंटू 4 64, ठीक है। सो 5 की क्यूब और 4 की क्यूब हमारे पास आ रही है। सो अब दिस 3 विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया R1/R2 का, दैट इज 5/4 और 5:4। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? देखो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जा रहा है, 5:4 हो जा रहा है, ओके। कभी कभी इस पे भी ध्यान रखना है, 5:4 या 4:5, तो देखना है आपको कि कौन सा पहले पूछा गया है। तो 125 वाला पहले पूछा है, यानी कि R1 ये इसके टर्म्स में होंगे और R2 इसके टर्म्स में होंगे, तो इसीलिए 5:4 और 5/4। क्वेश्चन नंबर 2 एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू 2021 में पूछा गया, रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू द फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास 120 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt while that of the fragments is 8.5 mega electron volt. The total gain in binding energy in the process will be. Gain in binding energy क्या होगी? हम क्या जानते हैं कि एक न्यूक्लियस है, सपोज करते हैं X, जिसकी मास नंबर है 240, ये स्प्लिट हुई दो न्यूक्लियस Y और Z में, दोनों की मास नंबर कितनी है? 120 120, ठीक है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं Q, और ये एनर्जी हमें निकालनी है। गेन इन बाइंडिंग एनर्जी जो है ये एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात करें, और यहाँ पे देखो इसकी अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई की एनर्जी कितनी दी गई है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी दो
फ्रैगमेंटेड जो है, जो फ्रैगमेंट्स है इसके, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम दी गई है, दैट इज 120। मतलब इस तरह से नहीं कि दोनों का एक ही है, दोनों की सेम है। दिस इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज ऑल्सो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमें क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी से मैं लिखता हूं गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, करते हैं। देखो इसको कैसे हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे? 120 इंटू 8.5। ठीक है, 120 इंटू 8.5, Z इंटू मास हम लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्वेश्चन, ओके, प्लस 120 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, 240 इंटू 7.6, ये कितना आ जाएगा? देखो 2 इंटू 8.5 इंटू 120 माइनस 240 इंटू 7.6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो, ये क्या आ जाएगा? 120 और ये क्या आ जाएगी? 240। 240 को कॉमन लेंगे तो 8, अच्छा यहाँ पे 8.5 है ना। ठीक है, यहां से देखो 240 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना? 8.5 माइनस 7.6। ठीक है, 8.5 माइनस 7.6, तो इसका आंसर कुछ अराउंड 0.9 और 65, तो सिमिलरली समथिंग अराउंड 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड? ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 2020 के पेपर का क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास दी गई है कितनी? 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसकी मास दी गई है और हमारे पास एनर्जी हमें निकालनी है। तो एनर्जी क्या होती है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, द फेमस इक्वेशन mc स्क्वायर। मास को चेंज करो केजी में, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? दैट इज, अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो m इंटू सी स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 और इसकी स्क्वायर आ जाएगी समथिंग अराउंड 9 इंटू 10 टू दी पावर 16। सो 9 इंटू 0.5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 9 5 से 45, यानी कि 4.5। सो 4.5 माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। देखो है क्या? 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 13 जूल इज द करेक्ट आंसर। कुछ है ही नहीं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर पे बेस्ड एक इक्वेशन दे दिया गया है। 9th का क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया दैट इज अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स ओनली, 2 प्रोटॉन्स ओनली। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम 2 होता है ना, हीलियम He2 हम लिखते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? तो ये 2 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन होते, 2 न्यूट्रॉन होते, इसमें अल्फा पार्टिकल हम लिखते हैं। ओके, सॉरी यहां लिखते हैं ना इसको, दोनों जगह ही लिख सकते हैं इस। ओके, सो ये होती है अल्फा पार्टिकल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि 2019 में पूछा गया था, इतना आसान सा क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो कि 2016 का क्वेश्चन है नीट का। When an alpha particle of mass m moving with a velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, okay, the distance of the closest approach from the nucleus depends on mass as। कैसे डिपेंड करती है? मास पे। अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड किया गया एक हेवी न्यूक्लियाई पे जिसकी चार्ज है Ze। अल्फा पार्टिकल को हेवी न्यूक्लियाई पे
बॉम्बार्ड किया गया। अब क्या हो रही है, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन। तो हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या है, ये क्वेश्चन को हम क्या करते, भूल जाते, इस क्वेश्चन को भूल जाते, सीधा सीधी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आते। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कि एक पार्टिकल है, सपोज कर लेते कोई भी एक पार्टिकल है जिसकी चार्ज है Q, और ये एक दूसरी पार्टिकल है जिसकी चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, इतना हम कंसिडर करते। अब ये मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v। क्लोजेस्ट अप्रोच किसे कहते हैं, जब मैं कंसेप्ट एड ऑन भी बताया था तब भी मैं बताया था कि इस क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, कि जहां पे जाके वो जस्ट कोलाइड होने वाली होती है, उस पॉइंट पे क्या होती है, ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट की बात मतलब रेस्ट पे आ गई मतलब इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी इस पॉइंट पे वो पूरी कन्वर्ट हो चुकी है, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को अगर मैं d कंसीडर करूं, ठीक है, तो इस d डिस्टेंस पे एट दिस पॉइंट d क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल energy. So what is the kinetic energy in this case? That is half mv square. And what is the potential energy? That is k q by r. यही तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मास है वो इनवर्सली अच्छा ये r की जगह पे d लिख देता हूं, d इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज, एक है Q एक है कैपिटल Q, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। सो D क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के जितना समझ आया हमने उस हिसाब से ये इक्वेशन निकाला, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/m के। सो ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए, दैट इज 1/m, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है AIPMT के 2015 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम, ठीक है। एक न्यूक्लिया है यूरेनियम की जो रेस्ट में है और वो डीके हो रही है किस में, थोरियम और हीलियम में, ओके। देन द हीलियम हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम, हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम, हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम और हैज मोर मोमेंटम, ठीक है। इस तरह से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हमसे पूछा गया है। अगर इनिशियली ये रेस्ट पे है तो इसकी मोमेंटम होगी 0। फाइनल की मोमेंटम की बात करते हैं, फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो देखो ये है यूरेनियम, ये स्प्लिट हुई किस में, हीलियम और थोरियम में, ठीक है, हीलियम और थोरियम में। अब ये दोनों की कुछ एक मोमेंटम होगी, राइट। सपोज करते PHE जो है वो हीलियम की मोमेंटम है, PTH जो है वो थोरियम की मोमेंटम है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी अब PHE हीलियम प्लस PTH इक्वल्स टू क्या है, 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे है तो यहाँ पे 0। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाए, PHE इक्वल्स टू PTH। सो PHE इक्वल्स टू माइनस ऑफ PTH। इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल से हम ये डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव साइन हमें क्या दिखाता है कि ये दोनों जो न्यूक्लियाई है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ थोरियम। नेगेटिव साइन इज शोइंग द डायरेक्शन जस्ट ओनली, ओके। ये हमें यहां तक समझ आया कि दोनों जो फ्रैगमेंट है, दोनों जो पार्टिकल है, हीलियम और थोरियम न्यूक्लियस है, इन दोनों की मोमेंटम सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम क्या होती है, दैट इज P² by 2m, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हीलियम,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम भी सिमिलर टाइप से हम लिख सकते हैं कि PTH, दिस इज He बाय 2 मास ऑफ थोरियम। ओके, बस अब इसको कंपेयर करते, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम इक्वल्स टू P स्क्वायर ऑफ हीलियम बाय ट्वाइस मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम, और क्या, P स्क्वायर ऑफ थोरियम बाय ट्वाइस मास ऑफ थोरियम। अब देखो ये इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हीलियम और थोरियम की मोमेंटम सेम है, तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट। तो हमारे पास बचा क्या, मास ऑफ थोरियम ट्वाइस मास ऑफ थोरियम बाय ट्वाइस मास ऑफ हीलियम। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है मास के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है मास के। इसका मतलब क्या कहते, हम इससे क्या जानते हैं कि मास ऑफ थोरियम जो है, थोरियम की जो मास है वो ज्यादा है हीलियम के मास से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम जो होगी वो कम होगी हीलियम के काइनेटिक एनर्जी से। समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है। डायरेक्टली इनइक्वालिटी से हमने सॉल्व कर दिया इसे। ओके, डायरेक्टली इनइक्वालिटी से सॉल्व कर दिया। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, मास कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सो वी कैन सिंपली राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी? No, this is not. The helium nucleus has more kinetic energy than thorium nucleus. Option B is the correct answer. मोमेंटम तो इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों मोमेंटम के केस में ये ऑप्शन सी और डी कट जाएंगे। ओके, समझ में आ गया बात? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है नीट के 23 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सॉरी, ये नीट के आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है। ओके, now the binding energy per nucleon and the nuclei are 5.6 electron volt and 7.06 electron volt respectively in the nuclear reaction. The value of energy Q released is, ये वैल्यू कितनी होगी? तो हम क्या जानते हैं, this इसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी करेंगे तो हमें मिल जाएगी। इक्वेशन क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। लिथियम 7.3 प्लस हाइड्रोजन, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ होगी नहीं, क्या हो जाएगी, हीलियम 4.2 प्लस हीलियम, मतलब 2 हीलियम एटम रिलीज हुए, मतलब 2 अल्फा पार्टिकल आप कंसीडर कर सकते हो, प्लस क्यू। ओके, अब क्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू 4 इंटू इसकी बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी दी कितनी गई है, 7.6। यहां पे लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एंड न्यूक्लियाई आर 5.6 एंड 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, इनटू इसकी कितनी दी गई है, 7.06। ठीक है, प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी, 7 इंटू कितना है, 7 इंटू इसकी कितनी दी गई है, 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके देखेंगे, दैट इज 8 इंटू 7.06 एंड दिस इज 7 इंटू 5.6। सॉल्व करो, कितनी आ जाएगी, पहले इसको सॉल्व करते, 8 6 48 8 and then comes 8 7 56। ठीक है, सो 56.48 माइनस 7 6 42 4 and 7 5 35 plus 4 that is 39.2। सॉल्व करेंगे अब इसको, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, समथिंग अराउंड 17.3
4 और 17.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछा गया है AIPMT के ही एग्जाम में 2015 के। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स in a nucleus increases the binding energy per nucleon remains constant। देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ग्राफ हम क्या जानते थे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ। ये किस तरह होता था? पहले कांस्टेंट बढ़ता था कुछ इस तरह होके, इतना भी नहीं था पहले तो, ये कांस्टेंट इंक्रीज, फिर एक छोटा सा ऐसा, फिर एंड लाइक दिस, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनता था। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले ये कांस्टेंट इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। कब, कैसे कैसे? जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इंक्रीज कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीज इन मास नंबर, नो। डिक्रीज कंटिन्यूअसली, नो। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मास नंबर। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ओके, समझ में आई है बात? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस किसकी ग्राफ है ये? एटॉमिक मास की या फिर मास नंबर की ग्राफ है। ये मैं कंसेप्ट एड ऑन में बहुत अच्छे से समझाया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि AIPMT के 2010 के क्वेश्चन में पूछा है, पेपर में पूछा है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ when two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus then the energy released in the fusion is। ये रिएक्शन थोड़ा समझो कि दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई है, ठीक है, फ्यूज होके क्या बनी है? न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हीलियम न्यूक्लियाई प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस वन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस वन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इसका कितना लिखेंगे? 4, दैट इज द मास नंबर, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितनी दी गई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? दैट इज 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके केस में क्या होगा? इन दोनों के केस में इसकी कितनी दी गई है पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दी गई है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं करूं, ये कितने 2 इंटू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेम 2 इंटू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों के लिए मैं ट्वाइस इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों न्यूक्लियाई के लिए हो गया। सो दिस विल कम एज 28 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू 1.1 दैट इज 4.4। ठीक है, 4.4 कहा जा रहा है, तो यहां पे आएगी 6.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मतलब 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। समझ में आई बात? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि नीट के एग्जाम में न्यूक्लियर चैप्टर से पूछे गए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।